हेलो एवरीवन। आज जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ अ मॉडर्न नेशन स्टेट एक्चुअली वर्क्स। अब एक्चुअली वर्क्स का मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जो हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि नेशन स्टेट जैसे वर्क करते हैं उससे थोड़ा अलग तरीके से वर्क करते हैं। वही सब मैं आज बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करना चाहें जो हम जानते हैं कि किस तरीके के नेशन स्टेट्स होते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एंड कम्युनिस्ट। और आप इसमें से देख सकते हैं कि जैसे इंडिया एक डेमोक्रेसी है, यूएस एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी वो होती है जिसके अंदर एक इलेक्शन होता है और पब्लिक ही डिसाइड करती है कि उसका रूलर कौन होगा और पॉलिसी मेकिंग में कौन होगा। एक डिक्टेटरशिप होती है, जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं या फिर पाकिस्तान का, जहाँ पे बीच बीच में डिक्टेटरशिप आ जाती है, जिसमें कि एक आर्मी जनरल होता है या फिर एक तानाशाह होता है जो कंट्री को रूल करने लगता है और सब कुछ उसी के मुताबिक होता है। एक होती है कम्युनिस्ट, जिसके अंदर एक आइडियोलॉजी होती है कि वो सिर्फ एक ही रेस या फिर एक ही कम्युनिटी से ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं और सिर्फ उसी की आइडियोलॉजी फैलाना चाहते हैं। ये कम्युनिस्ट होती है। लेकिन इस सब के अलावा जो फ़र्क होता है, जो हम कॉमन इंसान को नहीं पता लगता, इस सब के पीछे एक डीप स्टेट भी होता है। डीप स्टेट के अंदर आपकी इंटेलिजेंस आ जाती है, फॉरेन मिनिस्ट्री आ जाती है और एक्सटर्नल अफेयर्स आ जाते हैं, जो एक कंट्री ऑपरेट करती है खासतौर से अपने कंट्री के बाहर, जिससे वो जिस भी तरीके की वो गवर्नमेंट है, वेदर डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और कम्युनिज्म, वो उसको स्प्रेड करती है और औरों को एक्सप्लॉइट करती है। डीप स्टेट के अंदर इंटेलिजेंस आ जाती है। इंटेलिजेंस के अंदर वही सब, जैसा कि आप जानते हैं, एजेंसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल यूएस की सीआईए है, इंडिया की रॉ है, पाकिस्तान की आईएसआई है और रशिया की केजीबी हुआ करती थी सोवियत यूनियन के टाइम में। तो हम इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। डीप स्टेट की हम लोग बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को फ़र्क समझाना चाहूँगा दो तरीके की आइडियोलॉजीज़। एक है कैपिटलिज्म और एक है कम्युनिस्ट। अब इसमें क्या फ़र्क होता है? कैपिटलिस्ट जो विचारधारा होती है उसका मतलब होता है कि वो एक इकोनॉमी बेस्ड विचारधारा है, जिसके अंदर ऐसा होता है कि एक नेशन दूसरे कंट्री को अपना एक तरीके से उसको कैप्चर करता है, उसको बिना पता लगे, इकोनॉमिकली। फॉर एग्जांपल आजकल आप जैसे देख सकते हैं कि चाइना जो है काफ़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया है, क्योंकि उसने लगभग वर्ल्ड के सारा मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को अपने अंदर ले रखा है और मोस्टली वही सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड का। तो इकोनॉमिकली सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है, चाहकर या ना चाहकर। या फिर यूएस हो गया। यूएस जैसे कि एक बहुत बड़ा डिफेंस इंडस्ट्री है जो वेपन्स को काफ़ी एक्सपोर्ट करती है और उससे कमाती है। या फिर उनकी आईटी इंडस्ट्री भी एक तरीके से कैपिटलिस्ट उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है। एक तरफ आती है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट जो होता है वो एक कंट्री के अंदर घुस के आइडियोलॉजी फैलाता है, जिससे वो एक कंट्री को कैप्चर कर सकता है। कैपिटलिस्ट में होता था कि वो मनी के थ्रू आपको डिपेंडेंट कर लेंगे अपने ऊपर, और कम्युनिस्ट में होता है कि वो आइडियोलॉजी के थ्रू आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और एक तरीके से आपको बिल्डअप करेंगे काउंटर अगेंस्ट कैपिटलिज्म। बिकॉज कम्युनिस्ट जो होता है काफ़ी एग्रेसिव एक तरीके की विचारधारा है और उसको सस्टेन करने के लिए एलाइज बहुत सारे चाहिए होते हैं, जैसे कि सोवियत यूनियन थी या फिर आज का रशिया भी है और चाइना है, ये सब कम्युनिस्ट हैं। और जो यूएस है या फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये सब कैपिटलिस्ट हैं जो कि इकोनॉमिकली बाकियों को अपना गुलाम बनाती हैं, और कम्युनिस्ट जो होते हैं आइडियोलॉजिकली गुलाम बनाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कम्युनिज्म की, तो कम्युनिज्म के बारे में जैसे हम सोचते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है नाजी जर्मनी के बारे में, जिसमें जो जर्मन्स थे वो अपने आप को आर्यन रेस समझते थे और वो उससे ऑब्सेस्ड थे, जहाँ तक कि उन्होंने हमारा स्वास्तिक जो था उसको भी अपना सिंबल बना लिया था। तो उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि आर्यन रेस जो है सुपीरियर है, जर्मन सुपीरियर है और बाकी सब बेकार हैं। तो उसके चक्कर में उन्होंने काफ़ी जूस वगैरह को भी मारा और वर्ल्ड वॉर टू भी हुई उसके चक्कर में, और हिटलर का दिमाग में आता है। हालांकि कार्ल मार्क्स वगैरह जो हैं ये कम्युनिज्म के एकदम फादर्स हैं, ये सब जर्मन थे। लेकिन कम्युनिज्म का सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल जो है वो सोवियत यूनियन था। जर्मनी नहीं था, सोवियत यूनियन था। ना ही चाइना है आज का, सोवियत यूनियन जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल था, क्योंकि वो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे भी बेस्ड था, लेनिन की पे बेस्ड था, और उसने अपना एम्पायर जो था पूरा सोवियत यूनियन वो उसी के बेस पे खड़ा किया था, जिसके बारे में आगे बताऊंगा कि उसने बाकी कंट्रीज़ को कैसे अफेक्ट किया था। अब अगर हम बात करें इंडिया और रशिया के रिलेशंस की, तो इसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। रशिया ने हमेशा से इंडिया को सपोर्ट किया है। इवन 71 वॉर में भी रशिया और इंडिया एक तरफ थे और बाकी की सारी दुनिया एक तरफ थी। और आप
इंडिया में किसी से भी पूछेंगे कि इंडिया के बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, बेस्ट एलाइज कौन है इंडिया के, तो सब लोग कहते हैं कि रशिया है। अभी से नहीं, सोवियत यूनियन के टाइम से कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि काफ़ी हमारी 80% जो वेपनरी है वो भी रशियन है। तो शुरू से हम रशिया के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहे हैं और उसने हमें सपोर्ट भी किया है। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि क्यों क्यों सिर्फ रशिया ही एक ऐसा है जिसके पीछे हम इतना ज़्यादा भागते हैं, और उसने अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छा फ्रेंड दिखाया है इंडिया का। इसका कई रीज़न होते हैं, यही यही वो जगह है जहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आ जाती है। अगर हम बात करें सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी की, जो कि केजीबी थी, तो उसका खुद का कहना है कि उसका जो बजट था उसका सिर्फ 18% के करीब अपने स्पाइस को फंड करने में जाता था। बाकी का जो था उसका करीब 80% जो उसका फंड था वो सिर्फ अपनी आइडियोलॉजीज़ और अपने एलाइज को एक तरीके से अट्रैक्ट करने में और उनको सपोर्ट करने में और उनको कंट्रोल करने में जाता था। आप ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं कि केजीबी के एजेंट्स ने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं और जो उनकी बातें खुल के आई हैं, उन्होंने खुला खुला कहा है कि उनके जो स्पाइस थे इंडिया के पार्लियामेंट में, इंडिया की यूनिवर्सिटी में थे, और उनका सिर्फ यही काम था कि इंडिया को मॉनिटर करना ठीक से। और यूनिवर्सिटीज़ का ये होता है कि उसके अंदर आप प्रोफेसर्स को कंट्रोल करेंगे तो वो आपकी आइडियोलॉजी स्प्रेड करेंगे स्टूडेंट्स के अंदर। जैसे कि आज की डेट में आप देख सकते हैं कि जेएनयू वगैरह में प्रोटेस्ट होती है, ये सिर्फ आइडियोलॉजी कंट्रोल करके प्रोटेस्ट करा लेते हैं। ये एक पावर होती है। अब इंडिया के लिए इसलिए था क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर थी शुरू से, और रशिया अगर उसको कंट्रोल कर लेता है तो यूएस जो सा उसका दुश्मन था, कैपिटलिस्ट पावर, उसको वो काउंटर कर सकता था। तो इंडिया जो था वो रशिया का एक एलाय था सिर्फ यूएस को काउंटर करने के लिए, जिसने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है अपनी आइडियोलॉजी डाल डाल के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर्स को हायर करके, जिसके प्रूफ सारे पब्लिक डोमेन में आप चेक कर सकते हैं जाकर। इसी तरह चाइना जो है आज की कम्युनिस्ट पावर, वो भी इसी तरीके से वर्क करता है। वो एक कम्युनिस्ट कम कैपिटलिस्ट मिक्स्ड पावर है, लेकिन आइडियोलॉजी उसकी भी यही है कि इंडिया को थ्रू राइट्स, थ्रू जो है डिस्टेबलाइज करा जाए, और उसके बाद आप इंडिया को काउंटर कर सकते हो। और क्योंकि इंडिया के अंदर इंटरनल कम्युनल प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, आप उसका फ़ायदा उठाओगे तो आप इंडिया को लिटरली वीक कर सकते हो, इंडिया को अंदर से। ये चाइना की एक्चुअल आइडियोलॉजी है। इसके बारे में मैं अगले एपिसोड में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आजकल जो है चाइना के साथ हमारी टेंशन्स भी चल रही हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो और सब तक नॉलेज पहुंच पाए। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आएगा कि मॉडर्न डे नेशन स्टेट्स वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि जो हमें दिखता है वो एक्चुअल में हो नहीं रहा होता है। जो है बैक एंड पे है, काफ़ी कुछ अलग होता है सीन। कोई किसी का एलाई होता है जो कि उसको रियल वर्ल्ड में कुछ सपोर्ट वगैरह नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि वो उसका दुश्मन सामने दिखता हो और पीछे एक बहुत बड़ा एलाई हो। तो ये बातें हमें कभी भी ठीक से पता नहीं लग पाती हैं। 50-60 साल बाद उस इंसिडेंट के ये चीज़ें रिवील होती हैं, तब हमें पता लगता है। तो हमें किसी भी चीज़ को देख के ऐसे कमेंट नहीं कर देना चाहिए। फिर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें।